रेंट एक्सप्लॉयटेटिव है। क्या बात कर रहे हैं? रेंट एक्सप्लॉयटेटिव है। रेंट एक्सप्लॉयट करता है, यानी किराएदार एक्सप्लॉयट हो रहा है और मालिक मकान जो है वो एक्सप्लॉयट कर रहा है किराएदार को। ये कैसे हो सकता है? हमने तो बचपन से ये सुना था कि रेंट जो है वो ज़्यादा अफजल होता है और वो हराम हलाल का भी, और सूद जो है या बैंक लोन जो है वो हराम होता है, उसमें सूद है। लेकिन आप ये कह रहे हो कि रेंट ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव है और हाउस लोन, जिसको वेस्ट में मॉर्गेज कहते हैं, वो कम एक्सप्लॉयटेटिव है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसी बात है? समझाएंगे ज़रूर। 3 सिनेरियोज़ को कंसिडर करते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि रेंट जो है वो बराबर है और हाउस लोन की पेमेंट भी बराबर है। एक सिनेरियो ये। नंबर्स दे देते हैं। नंबर्स वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको नंबर्स में डाल देते हैं। मिसाल के तौर पे $1000 रेंट है और $1000 मॉर्गेज की भी इंस्टॉलमेंट है जो हर महीने जाती है। कब तक जाएगी? 25 साल तक जाएगी या 30 साल तक जाएगी, डिपेंड करता है एमोर्टाइजेशन कब तक है। एमोर्टाइजेशन का मतलब होता है द प्रोसेस इन विच द डेट रिड्यूसेस ग्रेजुअली। एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा तरीक़ेकार जिसमें आपका जो कर्ज़ा है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहता है और एक दिन आता है कि वो ज़ीरो हो जाता है, यानी पेड ऑफ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये एक चीज़ हो गई। इसके बिना पे लोग यहाँ पे मॉर्गेज लेते हैं, या पाकिस्तान में जिसको हाउस लोन कहते हैं, हाउस लोन ले लेते हैं। हर महीने उसकी किस्त जाएगी 25 से 30 साल तक, जब भी, या 20 साल, जो भी उसकी अमोर्टाइजेशन है। 30 साल हो जाएंगे, मिसाल के तौर पे 30 साल की अमोर्टाइजेशन है। 30 साल के बाद हाउस लोन ख़त्म हो जाएगा। 30 साल के बाद जितना भी मैं उस घर में रहूँगा वो फ्री रहूँगा, वो मुफ्त में रहूँगा, क्योंकि मुझे बैंक का लोन ख़त्म हो गया, मुझे कोई पेमेंट नहीं करनी बैंक को। रेंट तो वैसे ही नहीं पे करना क्योंकि अपना घर है। लेकिन अगर मैं रेंट दूंगा 30 साल तक, तो 30 साल के बाद जो पहला महीना आएगा 30 साल के बाद, उसमें भी मुझे रेंट देना पड़ेगा। रेंट फॉर एवर देना पड़ेगा जब तक मैं उस घर में रह रहा हूँ, या इन अदर वर्ड्स जब तक मैं ज़िंदा हूँ मुझे तब तक रेंट देना पड़ेगा। इन दोनों की कंसिडरेशन क्या थी कि दोनों की पेमेंट बराबर है। अगर मिसाल के तौर पे मैंने एक घर लिया जिसकी मैंने किस्तें दी और वो घर मिसाल के तौर पे 4 करोड़ का मुझे पड़ा। रेंट भी मैंने दिया, 4 करोड़ दे दिया मैंने 30 साल में। 30 साल में रेंट भी, किस्तें को अगर मैं जमा करूं, ऊपर नीचे होता रहता है रेंट, लेकिन समझाने के लिए कंसिडर करते हैं कि 30 साल तक इंस्टॉलमेंट भी सेम रहेगी और 30 साल तक रेंट भी सेम रहेगा। तो मैंने 4 करोड़ या 5 करोड़ पेमेंट की 30 साल में हाउस लोन के ऊपर, और घर मेरा एट द एंड ऑफ द डे अपना हो गया। इसी तरह मैंने रेंट पे 4 करोड़ या 5 करोड़ जितनी भी मैंने पेमेंट की, और उसके एवज़ मुझे क्या मिला? उसके एवज़ मुझे घर भी मेरा अपना नहीं हुआ। 4 करोड़ की पेमेंट की भी मैंने 30 साल तक, उसके बाद उसके भी अगले महीने मुझे पेमेंट करनी है, उसके अगले महीने भी करनी है, उसके अगले महीने भी करनी है। इट्स ऑन गोइंग। तो इससे तो बज़ाहिर ये लगता है, और बज़ाहिर नहीं मतलब इससे ये लगता है और सही लगता है कि रेंट ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव है और हाउस लोन बेहतर है। एक और रीज़न से समझ लेते हैं। मैंने 5 करोड़ पेमेंट की बैंक को, 25 साल बाद घर मेरा हो गया। मैंने अपनी हयात में या मेरे मरने के बाद वो मैंने अपने बच्चों की इनहेरिटेंसी में चला गया, बच्चों को उसके पैसे मिल गए, ठीक हो गया। लेकिन रेंट में ऐसा नहीं हुआ। रेंट में जो मालिक मकान था, प्रॉपर्टी उसी के नाम पे रही, प्रॉपर्टी मेरी कभी हुई नहीं। मैंने 5 करोड़ पेमेंट कर दी रेंट की, फिर भी घर मेरा अपना नहीं हुआ। ना मेरे बच्चों को वो पेमेंट का जो फ्रूट थे, जब पेमेंट के जो फल थे, मैंने हर महीने मेहनत की, जॉब की, 2 जॉबें की, टैक्सी चलाई वगैरह वगैरह, काम भी किया 9 to 5, फिर उबर चलाई, वॉट वो सब कर करा के 30 साल तक क्या हुआ? मेरे बच्चों को वो वेल्थ ट्रांसफ़र नहीं हुई। जो वेल्थ मैंने, जो 5 करोड़ की मैंने पेमेंट की, वो बच्चों को ट्रांसफ़र नहीं हुई। लेकिन अगर मैंने हाउस लोन लिया बैंक से,
तो वो मैं अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। वेल्थ ट्रांसफ़र एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वेल्थ ट्रांसफरेंस से लोग जो हैं उन्होंने पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए। एक मिसाल दे देता हूँ। चाइना में मैं एक शख्स को जानता हूँ, चाइनीज़ है, वो एक ही बच्चा था, मतलब सिंगल वो सन है अपने पेरेंट्स का। चाइना में उनके कमर्शियल प्लाजाज वगैरह थे, मॉल्स और ये दुकानें वगैरह थी चाइना में, बीजिंग के पास। वो उन्होंने अच्छा अब्बा जो थे काफ़ी बड़ी उम्र के हो गए, रिटायर हो गए। अब्बा ने कहा कि अब मुझसे ये हैंडल नहीं किया जाता, बच्चे को दे दी। तो बच्चे ने वो सारी प्रॉपर्टीज़ बेची। अच्छा वो सब जो वालिद साहब थे उन्होंने बैंक लोन पे ली थी और उन्होंने 35 साल में वो पे ऑफ कर दिया था। अब वो उनके अपनी मिल्कियत हो गई थी, अपनी वेल्थ थी उनकी, वो सारी उन्होंने बच्चे के नाम पे कर दी ट्रांसफ़र। बच्चे ने वो सारी प्रॉपर्टी बेची और वो तकरीबन लेट से वो समझ लें आप $10 मिलियन की 10 मिलियन US डॉलर की बराबर इक्विवेलेंट वो प्रॉपर्टी थी। वो बेच के वो कनाडा आ गया इन्वेस्टर वीज़ा पे। यहाँ पे आके उसने 2 मिलियन के 5 घर ख़रीद लिए कैश पे, विदाउट मॉर्गेज, विदाउट रेंट। 5 घर कैश पे ख़रीद लिए 2-2 मिलियन के, और उसमें से 5 घरों को रेंट पे दे दिया। ख़ुद एक छोटे फ्लैट में रहने लगा। एक ही बंदा, फिर शादी, मियाँ बीवी, 2 बच्चे उसके, वो एक फ़्लैट में छोटे घर में रहने लगे। 5 बड़े घर 2-2 मिलियन के रेंट पे दे दिए। हर महीने हर घर से तकरीबन $4,500 से $5,000 रेंट आता है उसको। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 25,000। हर महीने उसे $25,000 रेंट मिल रहा है उन 5 घरों से 2-2 मिलियन के, जो कि उसके अब्बा ने बैंक लोन से लिए थे। ये है पावर ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ का, या इनहेरिटेंसी का, या ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ का ये पावर है कि ट्रांसफ़र कर दी। अब बाप ने अपनी वेल्थ बेटे को ट्रांसफ़र कर दी और बेटा यहाँ पे जो है $25,000 की महीने की उसकी इनकम है विदाउट डूइंग एनीथिंग। और प्रॉपर्टी अप्रिशिएट भी होगी, यानी जो 2 मिलियन का घर है वो 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद 2 मिलियन का नहीं रहेगा, 2.2 मिलियन का हो जाएगा, 2.3 मिलियन का हो जाएगा। तो उसकी इक्विटी भी बढ़ रही है, वेल्थ भी बढ़ रही है, और कैश फ्लो का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको रेंट आ रहा है $25,000 5 घरों से। सही है, ये है पावर। क्या ये पावर रेंट पे हो सकता था? रेंट पे आपको मिल सकता है? यानी क्या रेंट पे आप ट्रांसफ़र जो वेल्थ है वो अपनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं? नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या एक्सप्लॉयटेटिव है या क्या नहीं है, क्या नाम, रेंट, हाउस लोन, नामों पे मत जाएं, प्रोडक्ट देखें। यानी प्रोडक्ट का मतलब है आसान लफ्ज़ों में पेमेंट आप कितनी कर रहे हैं और उसके एवज़ आपको मिल क्या रहा है। पेमेंट कितनी कर रहे हैं भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके एवज़ आपको क्या मिल रहा है। यानी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें कि आप कॉस्ट कितनी दे रहे हैं और बेनिफिट कितना मिल रहा है आपको। या दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिल रहा है, या रिटर्न ऑन स्पेंडिंग कितना मिल रहा है। मैं स्पेंड कर रहा हूँ, मुझे उसका रिटर्न कितना मिल रहा है। पहला सिनेरियो ये था जिसमें रेंट और बैंक लोन बराबर पेमेंट थी। इससे तो आपको साफ, इट्स अ नो ब्रेनर, ये पता चल गया कि रेंट एक्सप्लॉयटेटिव है और हाउस लोन बज़ाहिर सूद है लेकिन एक्सप्लॉयटेटिव नहीं है, क्योंकि एक दिन वो वैसे ही ज़ीरो हो जाएगा और घर आपके नाम हो जाएगा, चाहे आप उसमें रहें या बच्चों के नाम कर दें। बच्चे उसको बेच के अपना अपने घर ले लेंगे, ठीक है ना। बच्चों को या अपना बिज़नेस शुरू कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, वेल्थ तो बच्चों को मिल जाएगी ना। सेकंड सिनेरियो, इस सिनेरियो में हम करते हैं कि रेंट ज़्यादा है और मॉर्गेज पेमेंट कम है। इस सिनेरियो को तो डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब रेंट ज़्यादा है, जब रेंट बराबर था और हाउस लोन की पेमेंट भी बराबर थी, तब रेंट पे करने में नुकसान हो रहा था। तो अब जब रेंट ज़्यादा पे करना पड़ रहा है तो वो तो ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव है, यानी ज़्यादा नुकसानदेह होगा। तो ये तो इस सिनेरियो को तो डिस्कस करना ही नहीं चाहिए, ये भी नो ब्रेनर है। इम्पॉर्टेंट जो सिनेरियो है वो तीसरा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मॉर्गेज की पेमेंट ज़्यादा है और रेंट कम है। अब हमें कंपेयर करना है कि कौन सा ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव है। मिसाल के तौर पे एक घर का मॉर्गेज है $4,000, हर महीने बैंक को एक शख्स $4,000 दे रहा है। रेंट है $3,000,
एक दूसरा ही आदमी सेम घर का $3,000 दे रहा है मालिक मकान को। अब यहाँ पे बज़ाहिर हमें लग रहा है कि हाउस लोन ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव है क्योंकि उसमें ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ी है, बैंक को ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है। रेंट सस्ता है, मोर अफोर्डेबल है, $3,000 है एज़ कम्पेयर टू $4,000। अब हम देखते हैं कि जैसे मैंने पहले सिनेरियो में बताया, इसके एवज़ हमें मिल क्या रहा है। अगर हम इसका डिफरेंस निकाल लें, यानी हर महीने $1,000 ज़्यादा देने पड़ रहे हैं टुवर्ड्स मॉर्गेज, यानी साल में $12,000, साल में $12,000 ज़्यादा दे रहे हैं। ठीक हो गया। 30 साल से अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको तो कितना होगा? 3,60,000। यानी मैंने सेम घर के $3,60,000 ज़्यादा दिए अगर मैं रेंट पे रहता हूँ। प्लस मैंने प्रॉपर्टी टैक्स भी दिया जो कि मुझे रेंट पे नहीं देना पड़ता। ये फ़ायदा है रेंट का। दूसरा, मेंटेनेंस, गीज़र ख़राब हो गया, फ्रिज ख़राब हो गया, चूल्हा ख़राब हो गया, रेंट पे वो भी आपको तब्दील नहीं करना पड़ता। मालिक मकान को आप फ़ोन करते हैं कि फ़्रिज ख़राब हो गया, वो दूसरा फ्रिज भिजवा देता है। मॉर्गेज में क्योंकि आपका अपना घर है इसलिए चूल्हा ख़राब हो गया, फ्रिज ख़राब हो गया, पाइप फट गया वगैरह वगैरह, ये सब आपको ख़ुद मेंटेन करना पड़ता है। तो मैं प्रॉपर्टी टैक्स और मेंटेनेंस कॉस्ट को भी अगर ऐड कर लूँ 3,60,000 में ओवर द 30 ईयर्स, तो तकरीबन लेट्स से मिसाल के तौर पे, ये नंबर सिर्फ मिसाल के तौर पर है, $4,00,000 मैंने 30 साल में $4,00,000 ज़्यादा दिए एज़ कम्पेयर टू रेंट। इस $4,00,000 जो मैंने ज़्यादा दिए उसके एवज़ मुझे मिला क्या? उसके एवज़ मुझे ये मिला कि मिसाल के तौर पे 1 मिलियन का घर था मैंने लिया था, अब वो 1.5 मिलियन का हो गया या 2 मिलियन का हो गया 30 साल बाद। इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म, तो प्रॉबेबली 2 मिलियन का हो गया घर। तो मैं अपने बच्चों को जो वेल्थ ट्रांसफ़र करूँगा वो 2 मिलियन की वेल्थ ट्रांसफ़र हो रही होगी। 1 मिलियन का घर लिया था, अब 2 मिलियन का हो गया, मैं मर गया, बच्चों को 2 मिलियन की इनहेरिटेंस ही मिल गई। 2 बच्चे थे मिसाल के तौर पे, 1-1 मिलियन सबको मिल गया। अब आप ये कहेंगे और बिल्कुल सही कहेंगे कि यार 1 मिलियन में क्या आएगा 30 साल बाद? 30 साल बाद 1 मिलियन में तो फ्लैट आएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने, फ्लैट आएगा। तो उन दोनों बच्चों ने एक अपार्टमेंट ले लिया और उसमें रहने लगे, रेंट फ्री, मॉर्गेज फ्री, ना बैंक से लोन लेना पड़ा उनको, ना उनको रेंट देना पड़ा, वो फ्री में रहने लगे ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ की पावर से। तो वो जो $4,00,000 मैंने दिए उससे उसके एवज़ मुझे क्या मिला? बच्चे रेंट फ्री और मॉर्गेज फ्री रहने लगे, यानी फ्री अकोमोडेशन। बच्चों को मुफ्त ही अकोमोडेशन मिल गई, और अकोमोडेशन ही सबसे महंगी होती है वेस्ट में या इवन पाकिस्तान में भी। सबसे, अगर आप अपना जो बजट बनाते हैं उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट जो होता है वो किराए का होता है या हाउस लोन की पेमेंट का होता है। सबसे बड़ा कंपोनेंट ही अकोमोडेशन होता है। तो ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ के ज़रिए बच्चे मुफ्त में रहने लगे, बच्चों की अकोमोडेशन फ्री हो गई ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ की वजह से। रेंट में ये नहीं हो पाता। दूसरा क्या हुआ, उस 30 घर में मैं 30 के 30 साल, उस 30 साल में मैं 30 से 30 साल उसी घर में मैं रहा, मुझे घर मूव नहीं करना पड़ा। वरना अगर किराए पे होता तो मालिक मकान का फ़ोन आ जाता कि यार किराया कि ये घर हम बेच रहे हैं, ड्यू टू एनी रीज़न घर हम बेच रहे हैं, प्लीज़ खाली कर दें। 1 महीने में मुझे घर खाली करना पड़ता, फिर मैं दूसरा घर ढूंढूँ, फिर बच्चों का। अच्छा, यहाँ पे जो होता है, जो आपका जो स्कूल है वो घर के एड्रेस से होता है, तो अगर मेरा एड्रेस चेंज हो रहा है तो प्रॉब्लली बच्चों का स्कूल भी चेंज होगा। फिर जॉब, अब पता नहीं कहाँ घर मिले, कितनी दूर हो, करीब मिले, जॉब से करीब भी मिले तो हो सकता है उसका रेंट ज़्यादा हो। अगर मैं 3,000 रेंट दे रहा था तो हो सकता है अब मुझे 3,500 रेंट देना पड़े, तो वैसे ही मेरी कॉस्ट बढ़ रही है। और क्या एडवांटेज है? एक ये 2 एडवांटेज तो ये हो गए कि ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ, मैं ज़्यादा पेमेंट दे रहा हूँ $4,00,000 ओवर द कोर्स ऑफ 30 ईयर्स, लेकिन मुझे ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ का एडवांटेज मिल रहा है और मुझे परमानेंसी मिल रही है, मैं वहाँ पे परमानेंट रह रहा हूँ। तीसरा बेनिफिट क्या हो रहा है? एप्रिसिएशन, वैल्यू बढ़ गई प्रॉपर्टी की। हो सकता है मैंने 30 साल से पहले ही घर को बेच दिया, मैंने 15 साल में घर को बेच दिया, घर था 1.5 मिलियन का
और कोई दूसरा बड़ा घर ले लिया, या ऐसा घर ले लिया जिसका पोर्शन मैंने रेंट पे दे दिया, वहाँ से मुझे कैश फ्लो मिलने लगा। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। जब आपकी ओनरशिप होगी तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो इन सारे समराइज़ करने के अब अगर समराइज़ करें तो नामों पे मत जाएं। रेंट, किराया, सूद, बैंक लोन, मॉर्गेज, आप देखें कि आपको इसके एवज मिल क्या रहा है, आप पेमेंट कितनी कर रहे हैं और आपको इसको एवज आपको मिल कितना रहा है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें, या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करें, रिटर्न ऑन स्पेंडिंग एनालिसिस करें, फिर आपको पता चलेगा। अच्छा, एक्सप्लॉयटेशन वहाँ होती है या सूद की इम्प्लिकेशन वहाँ आती है जहाँ मैं पेमेंट कर रहा हूँ हर महीने, लेकिन मेरा कर्ज़ा कम नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पे मैंने बैंक से 1 लाख रुपए लोन लिया, $1 लाख लोन लिया, और हर महीने मैं उसकी हर महीने में उसका जो सूद है या हर महीने जो उसका इंटरेस्ट है वो मैं $500 दे रहा हूँ। हर महीने मैं $500 दे रहा हूँ, $500 दे रहा हूँ, $500 दे रहा हूँ इंटरेस्ट। लेकिन $1 लाख प्रिंसिपल जो है, $1 लाख का जो कर्ज़ा है वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, वो कम नहीं हो रहा। $500 मैं हर महीने दे रहा हूँ, 25 साल से दे रहा हूँ, लेकिन 1 लाख वो कम नहीं हुआ। वो एक्सप्लॉयटेशन है, वो सूद है। वो उस ज़ुमरे में आप उसको डाल सकते हैं, जो हराम का ज़ुमरा होता है उसमें आप डाल सकते हैं। वहाँ एक्सप्लॉयटेशन हो रही है कि मैंने 1 लाख की अगेंस्ट $3 लाख पेमेंट कर दी, लेकिन लोन अभी तक 1 लाख का 1 लाख खड़ा हुआ है। वहाँ एक्सप्लॉयटेशन है। लेकिन यूजुअली जो एमोर्टाइज्ड लोन होते हैं वो एक्सप्लॉयटेटिव नहीं होते, उसमें ये इम्प्लिकेशन नहीं होती, क्योंकि उसमें बेनिफिट जो है वो ओनर को जा रहा होता है, ट्रांसफ़र हो रहा होता है। एक और बड़ा फ़ायदा, बैंक ने बोला कि या मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा मुझे घर ख़रीदना है, मुझे $1 मिलियन दे दें। बैंक ने $1 मिलियन दे दिए, लेकिन बैंक ने ये भी नहीं कहा कि जितना प्रॉफिट होगा इस घर में वो भी मैं लूँगा। वरना बैंक कह सकता था कि यार मैं आपको $1 मिलियन दे रहा हूँ, आप घर ले लें, आपका घर है, लेकिन जितना भी प्रॉफिट होगा ना प्रॉपर्टी का वो भी मैं लूँगा। फिर जिसको इक्विटी पार्टनरशिप कहते हैं, वो इक्विटी पार्टनरशिप भी नहीं करता बैंक, जो कि ज़्यादा फेवरेबल है ओनर के लिए। वो कहता है जितना भी प्रॉफिट होगा यार आप अपनी जेब में रखो। मिसाल के तौर पे एक फ़्लैट लिया किसी ने 4 लाख का, वो 5 लाख का हो गया, और वो उसने $5 लाख का बेच दिया, तो $1 लाख उस ओनर का फ़ायदा हो गया। उसने बैंक को सिर्फ 4 लाख वापस किए, $4 लाख वापस किए सिर्फ बैंक को, $1 लाख अपनी जेब में रख लिए। तो बैंक ने ये भी नहीं कहा कि यार ये $1 लाख जो प्रॉफिट हुआ था ये मुझे दो। बैंक ने वो नहीं मांगे, क्योंकि बैंक इक्विटी पार्टनर नहीं है, सिर्फ लेंडर है। ये भी फ़ायदा है। तो देखा करें प्रोडक्ट क्या है, यानी आपको मिल क्या रहा है, उस पेमेंट के अगेंस्ट आपको मिल क्या रहा है। नामों पे मत जाया करें और इन चीज़ों पे मत जाया करें, बयानात और फतवों पे देखें कि आपको मिल क्या रहा है उस चीज़ के अगेंस्ट। ये बताने का मतलब था, ये समझाने का मतलब था। थैंक यू। अच्छा, अब इसमें ये कह सकते हैं लोग कि भाई देखें, आपने बग़ैर कोई मेहनत किए प्रॉफिट कमा लिया, ये हलाल नहीं है। आपने कोई रिस्क ही नहीं लिया, आप उसी घर में रह रहे हैं, उस घर की वैल्यू बढ़ गई क्योंकि मार्केट प्राइस बढ़ गई, तो आपको प्रॉफिट हो गया, ये हलाल नहीं है। आपने कोई रिस्क नहीं लिया, RISK, रिस्क नहीं लिया अंग्रेज़ी वाला, ये गलत है कॉन्सेप्ट। आपने रिस्क लिया। हाउस लोन में या मॉर्गेज में या ओनरशिप में रिस्क है। क्या रिस्क है? आप रियल स्टेट मार्केट में इन्वेस्टेड हैं, मार्केट नीचे भी तो आ सकती है, और ये हुआ 2022 में। जिन लोगों ने घर लिए थे यहाँ कनाडा में 2022 फरवरी में, अब घर उससे सस्ते हैं। 2025 चल रहा है, 3 साल हो गए। 3 साल में तो प्रॉफिट होना चाहिए ना। अगर मैंने 1 मिलियन का घर लिया तो वो 1.2 मिलियन का हो जाना चाहिए, 1.1 मिलियन का हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। घरों की प्राइसेस थोड़ी कम हो गई, तो ये रिस्क लिया ना। अब किसी को बेचना हो घर, मिसाल मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, उन्होंने 2022 फरवरी में घर लिया था 2 मिलियन का या 1 मिलियन का। मिसाल, नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। 1 मिलियन का घर लिया था, ठीक है। लोन था, बैंक का लोन था $9 लाख। $9 लाख बैंक से लिया,
$1,00,000 अपना लगाया, 1 मिलियन का घर ले लिया। अब कोई मजबूरी की वजह से वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे पेमेंट, या बिज़नेस में उतार चढ़ाव हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, अब वो मॉर्गेज की पेमेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे बैंक को। तो अब उन्होंने क्या किया, वो बैंक के पास गए, बैंक से कहा यार अपना पैसे जो है ना अपना लोन वापस ले लें। बैंक ने वैल्यूएशन, जब उन्होंने वैल्यू देखी मार्केट की, तो मार्केट की में वैल्यू उस 1 मिलियन के घर की अब है $8,00,000 या $8.5 लाख इफ़ दे आर लकी। बैंक का लोन है $9,00,000, तो 50,000 या $1,00,000 उनको अपनी जेब से डालना पड़ेगा नुकसान। यानी बैंक लोन लिया और नुकसान हो गया, प्रॉपर्टी बढ़ने के बजाय प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर गई, तो ये रिस्क है ना। तो रिस्क है, तो रिस्क में लॉस भी होगा और प्रॉफिट भी होगा। तो प्रॉफिट जो हो रहा था पिछले सालों में 2016, 17, 18, 19 में जो प्रॉफिट हो रहा था वो 100% हलाल है, बिकॉज दी ओनर्स, हाउस ओनर्स वर इन्वेस्टेड इन द रियल स्टेट मार्केट। जो ओनर्स थे वो मार्केट में इन्वेस्टेड थे, और मार्केट में उतार चढ़ाव आता है, मार्केट ऊपर भी जाएगी, मार्केट नीचे भी आएगी। उस वक्त ऊपर जा रही थी तो प्रॉफिट हो गया, अब नीचे जा रही है तो नुकसान में है, लोग नुकसान में बेच रहे हैं घरों को। तो जहाँ नुकसान है वहाँ प्रॉफिट है, तो नुकसान और प्रॉफिट जिस बिज़नेस में होता है वो तो हलाल है। ये एक तरह का बिज़नेस हो गया ना। आप उस घर में रह भी रहे हैं, लेकिन आप रियल स्टेट मार्केट में भी आप इन्वेस्टर भी हैं और आप अपने ही घर में रह भी रहे हैं। आप कंज्यूम भी कर रहे हैं और आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लॉस भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। जैसे किसी नॉर्मल फैक्ट्री के बिज़नेस में होता है कि बिज़नेस में उतार चढ़ा हुआ है, फैक्ट्री की अब सेल्स नहीं हो रही इतनी, या कंपटीशन आ गया वगैरह वगैरह, अब नुकसान हो रहा है। तो रियल स्टेट मार्केट में भी यही होता है, लोग नुकसान में बेच रहे हैं। तो ये 100% हलाल है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट का भी चांस है और नुकसान का भी चांस है। आप रिस्क ले रहे हैं।